जय हिंद मेरे साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इसमें दोस्तों बता दें कि बहुत सारे प्रश्न जो है कि वीवीआई प्रश्न है। इसमें हम लोग ब्रज गुणन विधि से इसमें इस प्रश्न को बनाना सीखेंगे। आपको बता दें कि 3 को विधि जो होता है काफ़ी वीवीआई होता है, ठीक है ना, जो 5 मार्क्स में आपको पूछता है। ठीक है, पहला क्या होता है विलोपन। ठीक है, तो विलोपन विधि भी आप पिछला वीडियो में सीख गए हैं। इसके बाद होता है प्रतिस्थापन, ठीक है, और तीसरा क्या होता है ब्रज गुणन होता है। ठीक है ना, ये तीनों में से दोस्तों 5 नंबर में आपको एग्जाम में पूछने का 100% चांस रहता है। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ प्रश्न भी अलग से भी दिया गया है चैप्टर में ही, जो कि वो 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में, मतलब मान सकते हैं आप 5 से 7 नंबर में इस चैप्टर से आपका 100% है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को आप पूरा पूरा वॉच करेंगे। और एक बात बता दें कि प्रश्नावली 3.5 में जितने भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न को हम एक ही वीडियो में खत्म करने जा रहे हैं, इसलिए इत्मीनान से आप वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है ना, किसका एक क्या है अद्वितीय हल है, किसका कोई एक हल नहीं है, या किसके अपरिमित के रूप में अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। आपको बता दें कि इसमें हमको जो है ना, इसमें एक हल है ये हमको जांच करना है, कोई हल नहीं है ये जांच करना है, अनेक हल है ये जांच करना है। लेकिन इसमें बता दे कि जांच के द्वारा जो है दौरान जो है ना, हमें अद्वितीय हल को पहचानना है। अद्वितीय हल जिसमें निकल जाएगा उसी को हम ब्रज गुणन विधि से उसे सॉल्व करना है इसमें से। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 1 में जो 4 को प्रश्न दिया है इसको हल करना है। तो आपको बता दें उससे पहले थोड़ा सा ये सूत्र, ठीक है ना, ये होता है सूत्र होता है एक हल होने का ये स्थिति है, अनेक हल होने का ये है, और कोई हल नहीं होने का ये है। ठीक है ना, बाकी बता दें अभी तक प्रश्नावली 3.5 से पहले का अगर कोई वीडियो आप अभी तक नहीं देख पाए हमारे चैनल पर से तो जरूर आप जा करके आप देखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न को, हम अब चलते हैं आगे की ओर लेके। तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न जो है हमें यहाँ पर क्या दिया, फर्स्ट नंबर प्रश्न दिया रहा है क्या x माइनस 3y माइनस 3 बराबर में क्या 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पर 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। ठीक, अब इससे क्या करना हमको a1 a2 b1 निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर जांचना है अनेक हल है या अद्वितीय हल है या केवल एक हल है। तो क्या होगा a1 बराबर 1 हो जाएगा, b1 बराबर -3 हो जाएगा, और c1 बराबर क्या हो जाएगा -3 इसमें भी। अब क्या होगा a2 बराबर ये 3 हो जाएगा, b2 बराबर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या होगा -2। ठीक है, तो इसे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जांच लेते हैं। तो कैसे a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 लिखना होगा। अब देख लीजिए a1 का मान 1 है, a2 का मान कितना है 3 बराबर। ठीक है, इसके बाद क्या है b1 का मान है -3, b2 का मान -9 बराबर, c1 का मान क्या है -3 और c2 का मान क्या है -2। कटने वाला है काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 बराबर, माइनस माइनस कट गया, ये भी 1/3, माइनस माइनस कट गया 3/2, मतलब ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। लेकिन अद्वितीय हल होने का, ठीक है ना, अद्वितीय हल होने का, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, देखिए अद्वितीय हल किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अनेक हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल होना चाहिए। ठीक है ना, अद्वितीय का मतलब क्या केवल एक हल। तो देखिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, हमको इस टर्म में आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या आ गया देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब है क्या, यह क्या लिखेंगे अद्वितीय, अद्वितीय यहाँ कह दिया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, तो यह अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, ये अद्वितीय हल नहीं है, इसलिए इसका हम ब्रज गुणन विधि से इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न जो है हमें यहाँ पर क्या दिया, फर्स्ट नंबर प्रश्न दिया रहा है क्या x माइनस 3y माइनस 3 बराबर में क्या 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है b1 का मान 1 है, a2 का मान 3 बराबर, c1 का मान क्या है -2 बराबर, c1 का मान क्या है -3 और c2 का मान क्या है -2। कटने वाला है काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर 1 हो जाएगा,
इसका प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना। और देखिए दूसरा नंबर प्रश्न अब हमें क्या कह रहा है यहाँ पर। दूसरा नंबर प्रश्न जो हमें है ये क्या है, यहाँ 2x + y बराबर में क्या 5। इसके बाद क्या है 3x + 2y बराबर 8। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे a1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा 1, c1 क्या हो जाएगा 5। इसके बाद यहाँ a2 क्या हो जाएगा 3, b1 क्या हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा 2 और c2 क्या हो जाएगा भाई 8। टर्म ऑफ कंडीशन को हम जांच लेते हैं। तो जांचने का a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। अब a1 क्या हो गया 2 हो गया, a2 क्या हो जाएगा 3 बराबर b1 क्या हो गया 1, b2 क्या हो जाएगा 2 बराबर c1 5 हो जाएगा और c2 8 हो जाएगा। अब बताइए कि यहीं पर हमें ये दोनों टर्म ऑफ कंडीशन क्या हुआ, नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। तो अद्वितीय हल होने का क्या स्थिति है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तो ये क्या है भाई, अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय ये हल है। जब अद्वितीय हल जो हो जाएगा ना तो उसे हमें क्या करना है, इस प्रश्न को अब ब्रज गुणन विधि से हमें हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखेंगे अब ब्रज गुणन, ठीक है, गुणन विधि से प्रश्न को हल करने पर, ठीक है। अभी हम हल करेंगे इसको। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले ब्रज गुणन विधि का क्या लिखना पड़ेगा हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। तो सूत्र के लिए एक ट्रिक आपको दे देते हैं। क्या होगा, देखिए बक, क्या बक का अब ये एक ट्रिक है। बी से ब, सी से क, सी से क सी ए से का, ठीक है, ए से अ, बी से ब। ये हमारा एक ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप सूत्र लिख लीजिएगा। देखिए बक का अब याद रखना है, पहले लिखना है x बट्टे बक मतलब BC, तो 2 बार BC लिखिए, BC माइनस BC बराबर फिर y बट्टे में लिखिए का के मतलब क्या CA माइनस CA बराबर 1 बट्टे अब का मतलब AB माइनस AB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या कर लेना है हमको, 12 21 जोड़ना है, 12 21, ठीक है, 12 21 ये हमको इसको बैठा लेना था। अब सूत्र तैयार हो गया। अब सूत्र तैयार हो गया तो अब बैठाते चलिए x a1/a2 यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। b1 इसमें लेना है, b1 क्या हो गया 1 गुने c2 क्या हो गया 8 माइनस फिर b2 है, b2 कितना है 2 है गुने c1 कितना है c1 5। इस पर बैठाते हम चलेंगे इस तरीका से, ठीक है। फिर y बट्टे, ठीक है, y बट्टे c1 क्या है, तो c1 है 5 गुने a2 क्या है a2 3 माइनस फिर c2 क्या है 8 गुने a1 क्या है तो 2 है। यहीं पर से a1 b2 c2 इसी में से हम बैठाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर बराबर 1 बट्टे a1 क्या है तो a1 2 गुने b2 क्या है तो 2 माइनस फिर a2 क्या है 3 गुने b1 कितना है तो 1। हमें इतना प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, आसानी से एकाएकी करके हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। x में 1 में 8 से गुना करेंगे 8 माइनस 2 पंचे 10 बराबर y बट्टे क्या होगा 3 पंचे 15 माइनस 8 दूना 16 बराबर 1 बट्टे 2 दूना 4 माइनस 3। अब क्या होगा x बट्टे में -2 बराबर y बट्टे में -1 बराबर बट्टे 1। अब क्या करना है हमें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक बार इतना बराबर में इतना लिख लेना है, एक बार इतना बराबर में इतना लिख देना है हमें, ठीक है। तो आप लिख दीजिए क्या होगा x बट्टे -2 बराबर 1 बट्टे 1। क्रॉस गुना करेंगे x में 1 से तो x आएगा तो -2, ठीक है। फिर क्या होगा y -1 बराबर 1 बट्टे 1। अब y में 1 से गुना करेंगे y और -1 में 1 से तो 1 क्या हो गया। इसीलिए यहाँ पर हमें x बराबर -2 y बराबर 1 हमें क्या हो गया यहाँ पर आंसर प्राप्त हो गया। तो इस तरीका से दोस्तों ब्रज गुणन विधि भी बनाना है जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
ठीक है ना। अब प्लस चैप्टर भी आपका बहुत ही वीवीआई है। ठीक, इसके बाद अब हमें देखना पड़ेगा क्या, प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरे नंबर प्रश्न को हम लोग अब हल करते हैं। तो देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को हम लोग हल कैसे करेंगे। ठीक है, अब आइए तीसरे नंबर प्रश्न को हम लोग हल करने का प्रयत्न करते हैं। क्या है, 3x माइनस 5y बराबर में क्या है 20। ठीक है, जो समीकरण 1 है। और फिर क्या है 6x माइनस 10y बराबर क्या 40, समीकरण 2 है। ठीक है, अब देख लेंगे यहां से हमें सबसे पहले टर्म ऑफ कंडीशन को हमें जांचना है। तो क्या होगा, पहले a1 बराबर 3 हो गया, b1 बराबर क्या हो गया -5 और c1 बराबर क्या हो गया 20। ठीक है, फिर a2 बराबर क्या हो गया 6, b2 बराबर क्या हो गया -10 और c2 बराबर 40। ठीक है, अब इसे हम अथी करेंगे, जांचेंगे। a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ठीक है, a1 का मान क्या 3, a2 का मान क्या 6 बराबर b1 का मान कितना है -5 और b2 का मान -10। ठीक है, बराबर c2 का मान कितना है c1 का मान है क्या 20 और c2 का मान है कितना 40। अब देखिए एक काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 20 एकम 20, 20 दूना 40। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आ गया टोटल, ये माइनस माइनस कट गया यहाँ पर, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब बताइए ये क्या है, ये कौन सा अथी आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, देखिए टर्म कंडीशन हम आपको क्या बताए थे, ये अनेक हल होने का क्या हो गया, ये आ गया यहाँ पर अनेक हल। ठीक है, अनेक हल। लेकिन आपको बता दे कि यहां पर क्या कहा कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे व्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल होगा तब, अद्वितीय हल क्या होता है भाई, जो केवल एक हल होता है ना, वही अद्वितीय हल कहलाता है। ठीक है, तो इसका अब हम व्रज गुणन विधि से इस प्रश्न को भी सॉल्व नहीं कर सकते तीसरा को। अब हम देखते हैं इसका पहला का चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न क्या है, टर्म ऑफ कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसका x माइनस 3y माइनस 7 बराबर क्या है 0। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पर 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर क्या है 0। अब समझिए a1 बराबर क्या होगा 1, b1 बराबर क्या होगा -3 और c1 बराबर क्या होगा -7, a2 बराबर क्या होगा 3, b2 बराबर क्या होगा -3 और c2 बराबर क्या होगा -15। अब क्या होगा देखिए a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अब देखिए a1 का मान क्या 1, a2 का मान 3 बराबर b1 का मान कितना हो गया -3 और b2 का मान भी -3 बराबर c1 का मान -7 और c2 का मान -15। ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम। अब क्या हो गया 1/3 बराबर 1/1 बराबर 7/15। अब देखिए अब क्या हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया अद्वितीय हल की स्थिति। और इसमें टर्म कंडीशन में कहा है कि अगर अद्वितीय हल है तो उसे व्रज गुणन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा अब, ठीक है ना, अब वज्र गुणन विधि से प्रश्न को हल करने पर, ठीक है ना। तो इसके लिए व्रज गुणन का सूत्र हम दिए थे क्या, बक BC माइनस BC x बटे ये y बटे का CA माइनस CA 1 बटे अब AB माइनस AB।
ठीक है, ये हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 12 21 लिखिए, 12 21 लिखिए, 12 21 लिखिए। चलिए यहाँ पर हम इतना लिख दिए। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर बैठाना है। ठीक है, बैठाइए इस बटे B1। B1 का मान क्या है भाई, -3 गुने C2 का मान कितना है, -15, फिर माइनस। ठीक है ना, B1 का मान कितना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करते हैं, 1 मिनट, प्रश्न को पहले हम यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम इसको उतारते हैं। क्या है, A1 क्या है 1, B1 कितना है -3, C1 क्या है -7, A2 कितना है 3, B2 कितना है -3 और C2 कितना है -15, ये है। ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमें यहाँ पर उतार देना है। इस पर बैठाइए अब। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसलिए हम किए हैं। अब क्या है, B2 लिखना है। ये माइनस तो फार्मूला वाला है, कोष्ट करेंगे। B2 कितना है -3 अगुने, ठीक है, C1 कितना है तो -7 बराबर 1 बट्टे। अब C1 कितना है तो -7 अगुने A2 कितना है 3, फिर माइनस C2 कितना है तो एक -15 अगुने A1 कितना है 1 बराबर 1 बट्टे। A1 कितना है तो 1 गुने B2 कितना है -3 और माइनस A2 कितना है तो 3 अगुने B1 कितना है -3। ठीक है, इस पर हम इसे क्या कर लिए, बैठा लिए। बैठाने के बाद जो है अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखना है x बटे क्या होगा -3 और -15 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 15 तिया 45, ये माइनस हो गया। -3 -7 तो 7 तिया क्या होगा 21 बराबर ये y बटे 7 तिया 21 -21 हुआ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 15, 1 बटे -3 और माइनस माइनस प्लस तो 3 तिया 9। ठीक है, x बटे अब एक घटा देंगे तो क्या होगा, ये 24 बराबर y बटे एक घटाएंगे तो क्या होगा भाई, -21 में से +15 जाएगा तो -6 बचेगा बराबर 1 बटे 9 में से -3 गया 6। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर कि टर्म और कंडीशन में अब इसको क्या करना है, इस एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ है। ठीक है ना, यही ना करना है, यही करना है। अब हम लिखेंगे x बटे 24 बराबर 1 बटे 6। ठीक है, और इसको लिखेंगे y बटे -6 बराबर 1 बटे 6। देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, 6x बराबर 24 में 1 से 24 तो क्या होगा 6 चौक 24, x बराबर 4 हो गया। और यहाँ पर क्या होगा 6y बराबर -6, तो y बराबर -6 बटा 6 एकम 6, y बराबर 1। इसीलिए x बराबर क्या होगा 4 और y बराबर क्या होगा -1, क्या होगा -1। ये हो गया क्या, आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 में जितना भी प्रश्न था वो सारे प्रश्न को हम लोग ने हल किया। अब क्या है, प्रश्न क्रमांक 2 का पहला नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें क्या जांचना है हमको, अनेक हल जांचना है। ठीक है ना, इसके बाद हमें a और b का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जो है आपको हम बता दिए थे कि भाई अनेक हल होने का क्या शर्त होता है। तो आप देखिए अनेक हल होने का यही शर्त है, क्या ये शर्त है, मतलब सभी जो है ना बराबर ही होना चाहिए। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये अनेक हल होना चाहिए। तो चलिए हम अनेक हल के बारे में पहले निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अनेक हल निकालने से पहले अनेक हल की स्थिति में अनेक हल के रूप में चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हल लिखते हैं, क्या हो गया। अब यहाँ समझिए, ये पहला ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। पहले चलिए सबसे पहले समीकरण 1 में चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा 7। फिर क्या है
A2 बराबर क्या होगा A माइनस बी, और B2 बराबर क्या होगा A प्लस बी, और C2 बराबर क्या होगा 3A प्लस बी माइनस 2। ये ठीक है। अब हमें बैठाना है टर्म कंडीशन पर, तो इसको बैठाते हैं। बैठाने के बाद हम देख लेते हैं कि भाई क्या होता है। तो क्या है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। ठीक है। A1 का मान क्या हो गया 2 बट्टे A2 का A माइनस बी बराबर B1 का हो गया 3 बट्टे A प्लस बी, C1 हो गया 7 बट्टे C2 क्या हो गया 3A प्लस बी माइनस 2। ये हो गया। ठीक है। अब क्या करना है ना कि हमें बारी बारी से सबको निकाल लेना है। ठीक है। तो पहले ये दोनों को हम निकालने का कोशिश करेंगे। इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है। तो पहले ये दोनों को निकालिए। तो क्या होगा यहाँ पर हम इसको निकालेंगे। तो पहले इसमें चाहे इसको इससे गुना करते हैं, गुना कर देंगे। 3 में A से गुना करेंगे क्या होगा 3A माइनस 3 में B से 3B बराबर क्या होगा 2A प्लस 2B। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ 3A माइनस 3B प्लस में इधर आएगा माइनस में, प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर 0। अब क्या होगा 3A में से 2A घटेगा तो A, 3 माइनस 3B में से माइनस 2B घटेगा तो माइनस 5B बराबर क्या हो गया 0। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इस दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है। इस दोनों को बराबर कीजिए। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 3 तिया 9A प्लस 3B माइनस 3 दूना 6 बराबर क्या होगा 7A प्लस 7B। इतना हो गया। अब यहाँ पर करना है क्या 9A प्लस 3B यहाँ माइनस 7A माइनस 7B बराबर में क्या हो गया यहाँ पर 6। अब घटाइए 9A में से माइनस 7A तो क्या होगा 2A प्लस 3B में से माइनस 7B तो माइनस 4B बराबर में क्या 6। अब इसमें देखिए 2 से सभी में भाग लग जाएगा, इसलिए 2 हम कॉमन लेंगे तो A माइनस 2B बराबर में ये 6 2 से कट जाएगा, द्वितीय 6 क्या होगा A माइनस 2B बराबर क्या 3। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A माइनस 2B बराबर में 3, ये समीकरण 2B। अब यहाँ पर क्या करना है हम घटाने पर, क्या होगा घटाने पर। अब देखिए ये प्रश्न को कहा है कि एक अद्वितीय हल के रूप में सबसे पहले इसे निकालने के लिए अनेक हल के रूप में। ठीक है। और इसके बाद कहा है AB का मान निकालने के लिए, और इसमें ये प्रश्न में ये बात नहीं कहा है कि किस विधि से निकालना है, ब्रश से, विलोपन से, क्या से। तो विलोपन विधि से निकाल लेते हैं क्योंकि आसान होता है। घटाने पर लिखेंगे तो माइनस होगा, E प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इससे ये कट गया। ठीक है। अब क्या होगा माइनस 5B में से प्लस 2B घटेगा तो माइनस 3B बराबर यहाँ 3 माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया। B बराबर क्या होगा 3 बट्टे 3 क्या होगा 1, B बराबर क्या हो गया 1। ठीक है। तो B का मान 1 निकल गया। अब A का मान हमको निकालना है, तो इसमें लिखेंगे हम क्या समीकरण 1 में B का मान रखने पर। ठीक है। अब क्या होगा A माइनस 5B बराबर क्या 0, क्या होगा A माइनस, ठीक है 5 गुने 1 बराबर 0, A माइनस 5 में 1 गुना 5 बराबर 0, A बराबर क्या होगा 0 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, A बराबर क्या हो गया 5। इसीलिए हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे A बराबर हमें 5 पता हो गया, अब B बराबर क्या 1। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरीका से जो है हमें प्रश्न क्रमांक 2 का फर्स्ट नंबर प्रश्न को बनाना था। अब हम चलेंगे क्या प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरे नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां पर क्या कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को कोई हल नहीं है। ठीक है ना। इसमें भी वही बात, इसमें क्या कहा कोई हल नहीं है, ये बात को हमें इसमें दर्शाते हुए हमें के का मान निकालना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, निकाल लेते हैं भाई। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 1 होगा, ये समीकरण क्या होगा 2 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप समझिए, देखिए यहाँ हल लिखेंगे
A1 क्या हो जाएगा, A1 बराबर 3, B1 बराबर क्या हो जाएगा 1, और C1 बराबर क्या 1। अब चलिए यहाँ पर क्या है, A2 बराबर क्या है 2K माइनस 1, B2 बराबर क्या है K माइनस 1, और C2 बराबर क्या है 2K प्लस 1। ये हो गया। अब टर्म ऑफ कंडीशन के अनुसार हमें क्या जांचना है, कोई हल नहीं है इसका। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। ठीक है, इतना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बैठाइए। A1 मान का 3, A2 का मान क्या है 2K माइनस 1 बराबर B1 का मान 1, और B2 का मान क्या है K माइनस 1 बराबर C1 का मान क्या है 1 बटे C2 का मान क्या है 2K प्लस 1। यही है ना। इसमें कहा K का मान निकालने के लिए, किसका K का कहा है मान निकालने के लिए, निकाल दीजिए भाई, किसी के साथ निकाल देना है। ठीक है ना, यही दोनों के साथ हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए, इसे क्रॉस गुना। 3 में K से गुना करेंगे क्या होगा 3K माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे 3, ऐसे क्रॉस गुना करेंगे क्या होगा 2K माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 3K प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, और बराबर माइनस 1 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में होगा। घटा देंगे 3K में से 2K घट जाएगा तो क्या बचेगा 1K बराबर, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 2। इसीलिए यहाँ पर K बराबर क्या आ गया भाई, K बराबर हमें यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, फाइनली ये क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया क्या, तो दूसरा का दूसरा नंबर प्रश्न का यहाँ पर ये हल हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या, प्रश्न क्रमांक हम 3 पर बढ़ते हैं। किस पर बढ़ते हैं, 3 पर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 पर। ठीक है ना, वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे, एक एक प्रश्न आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आइए, अब यहां पर क्या कहा है, जो चलेंगे, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो आपको शुरू में ही बता दिए 3 गो विधि बहुत उपयुक्त है। क्या, एक पहला है विलोपन, ठीक है, दूसरा क्या है प्रतिस्थापन, ठीक है, और तीसरा क्या है वज्र गुणन। ये तीनों में से हर बार बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि को, फिर से देखेंगे क्या वज्र गुणन विधि को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, देखिए समीकरण ये 1 है और समीकरण क्या है 2 है। ठीक, तो हम चलेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, यहां पर लिखेंगे क्या समीकरण 1 से, समीकरण क्या 1 से। अब क्या है यहां पर 8x प्लस 5y बराबर क्या 9। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर 8x बराबर 9, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर क्या होगा 9 माइनस 5y बटे में क्या 8। ये समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि पिछला ही वीडियो में आपको हम बता दिए थे प्रतिस्थापन विधि बनाने को सीखने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये समीकरण 3 जो आ गया, समीकरण 2 में उसका मान रखना पड़ेगा, वहां से x y का मान निकालना पड़ेगा। तो हमको लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पर समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 3 का मान रखने पर, क्या का मान रखने पर। ठीक है, तो मान रखते हैं हम। तो क्या है यहां पर देखिए 3x प्लस 2y बराबर क्या 4। अब ये समीकरण 2 है, अब इसमें रखिए x की जगह पर रखेंगे हम तो क्या 3 होगा, यहाँ पर 9 माइनस 5y बटे 8 प्लस 2y बराबर में क्या 4। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए 9 तिया क्या होगा 27 माइनस 3 पचे 15y बटे में 8 प्लस 2y नहीं कुछ तो 1 बराबर 4। अब इसका क्या करना पड़ेगा, बटाबर का जोड़ घटाव कीजिए 8, क्या होगा 27 माइनस 15y प्लस 8 दूना 16y बराबर 4। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए 27 माइनस 15y में से प्लस 16y घटेगा तो प्लस y बचेगा, बराबर क्या हो गया 8 चौक 32। तो y बराबर क्या होगा 32 माइनस 27, इसीलिए y बराबर क्या होगा 32 में 27 का क्या बचेगा 5। ठीक है ना,
y का मान जब निकल गया तो यहाँ हमें क्या चीज़ का मान निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए y का मान अगर हम समीकरण 3 में रख देते हैं ना तो आसानी से क्या होगा, हमारा मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्या, y का मान रखने पर समीकरण 3 यही है, x बराबर 9 माइनस 5y बट्टे में क्या 8। अब यहाँ रखिए 9 माइनस 5 गुने 5 बट्टे में 8 क्या होगा, 9 माइनस 25 बट्टे में 8। देखिए 9 में से माइनस 25 घटेगा क्या बचेगा, माइनस 16 अब बट्टे 8, तो 8 दूना क्या हो गया 16। इसीलिए हम लिखेंगे x बराबर हो गया -2 और y बराबर क्या हो गया 5। तो दोस्त यही जो है हमारा क्या हुआ, फाइनल प्रश्न क्रमांक 3 का ये आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। 4 का पहला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न को जो है आप धैर्य बना करके प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि भाई कलम से लिखना था, ठीक है ना, लिखेंगे। यहाँ देखेंगे क्या, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और अनेक हल की बीजगणितीय विधि से क्या करना है, ज्ञात करना है। अनेक हल को हमको दर्शाना है और इसका बीजगणितीय विधि से बनाना है, हल करना है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें कोई ये बात नहीं कहा कि विलोपन विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, वृज्ज गुणन विधि से बनाना है, इसमें कोई भी विधि नहीं कहा जा रहा है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमें क्या कह रहा है, देखिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रावास ने कितने दिन भोजन लिया है। देखिए क्या कहा, एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है। आप किसी हॉस्टल में, मान लीजिए समझिए आप मुजफ्फरपुर शहर में चले गए और इसके बाद जो है कि किसी आप होटल में आप जो है कि रूम पर खाना नहीं बनाना चाहते हैं, आप होटल में चाहते हैं कि नहीं 1 महीना हमको रहना है और हमें होटल में ही होटल को बुक कर लेना है। ठीक है, तो होटल वाले का कहना था कि आपको अगर हम 20 रुपया रोज लेंगे, जिसमें आप खाइए या नहीं खाइए, ये 20 रुपया रोज आपको चलेगा। और इसके अलावा अगर आप जैसे 20 रुपया का हम अगर मान लीजिए 1 प्लेट चावल देंगे, लेकिन अगर 2 प्लेट अगर चावल खाइएगा तो इसके अलावा आपको अतिरिक्त पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर यही बात है इस प्रश्न में है। ठीक है, तो कह रहा है जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है जो छात्रावास व्यय के लिए 1080 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बड़ी आसान है प्रश्न। आप जो है इस प्रश्न को अपना बुक आप सामने में रखिए और इस प्रश्न को आप हल कीजिए। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे क्या, माना कि नियत व्यय, ठीक है, नियत व्यय क्या है 100 रुपया है, समझिए। ठीक है, तथा प्रतिदिन के अतिरिक्त व्यय कितना रुपया है, y रुपया है। अब समझिए, तो यहां पर जो है क्या कहा, नियत जो आपको व्यय है, नियत रुपया जो देना है 100 रुपया, वो तो देना ही पड़ेगा। और प्लस में आपको क्या है कि कई दिन भोजन किए, अतिरिक्त किए हैं। पहला दिन तो 26 महीना में 20 दिन भोजन आप अतिरिक्त किए, तो यहाँ 20y बराबर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1000 लिख देना पड़ेगा। जो समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर समीकरण 2 में भी ये हमारा क्या था, शर्त 1 है, यहाँ पर क्या है, शर्त कंडीशन 2 है। इसमें कितना दिन अतिरिक्त किया, तो 26 दिन भोजन किया, जिसमें 1180 रुपया टोटल उसको देना पड़ा। तो इसमें कह रहा है क्या कि नियत व्यय प्रत्येक दिन का जो खर्चा था वो कितना रुपया आपको खर्चा हुआ, और प्रतिदिन भोजन किए उसका मूल्य कितना रुपया। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ये नहीं कहा है कि किस विधि से बनाना है, तो इसमें हम आपको विलोपन विधि से बना लेते हैं क्योंकि आसान होता है। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, इससे ये कट गया, घटा देंगे -6y। अब बराबर इसको घटाएंगे, माइनस में 180 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या होगा 180 बटे में 6, 6 से 6 × 18,
इसीलिए y बराबर क्या हो गया 30 यहाँ आ गया। क्या बराबर y बराबर यहाँ पर 30 आ गया। अब तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो किसी भी समीकरण में रख लेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में रख लेते हैं। मान लें समीकरण हम 1 में रख लेते हैं मान, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या है x प्लस 20y बराबर क्या है यहाँ पर 1000। तो लिखेंगे x प्लस क्या होगा यहाँ पर 20 गुने y का मान कितना हो गया, तो y का मान 30 बराबर में 1000। तो लिखेंगे x प्लस एक गुना करेंगे 600 बराबर क्या हो गया 100, ठीक है 1000। तो x बराबर जब भी निकालेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा हमको भाई, x बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमें 1000 माइनस 600 बराबर क्या होगा 400। तो आप समझिए नियत व्यय मतलब प्रतिदिन का खर्चा इसका कितना रुपया भाई 400 रुपया है, और y का मान कितना हो गया तो 30 रुपया, ठीक है। तो इसमें हमें 1000 है, 1126 है, 20 26, एक बार और मिला लेते हैं, -6, इसको घटा लेंगे हम, 1080 में से 1000 को घटाएंगे 180, तो 6 18 30 रुपया ये बन ही रहा है। और 20 में 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 600 माइनस 1000 तो 400, बिल्कुल एकदम हमारा आंसर आ गया क्या। इसलिए x बराबर क्या हो गया 400 और y बराबर क्या आ गया तो 30। यही फाइनली हमारा क्या हो गया, ये आंसर रहा प्रश्न क्रमांक 4 का, फर्स्ट नंबर प्रश्न का, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरे नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भाई क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर सबसे पहले भिन्न बराबर होता क्या है, तो अंश और बट्टे में क्या होता है हर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर क्या x और हर बराबर क्या मानते हैं हम y मान लेते हैं। अब समझिए यहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे क्या प्रश्न से, तो क्या लिखेंगे हम x बटे y, क्या कहा कि भिन्न 1/3 हो जाता है, कितना 1/3 हो जाता है बराबर के बाद लिखा जाएगा जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश का मतलब ऊपर वाला से 1 घटाया जाता है। अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए ना, इसमें क्या है क्रॉस करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 3x, माइनस 3 में 1 से 3 बराबर y। अब क्या होगा 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। फिर हम x बटे y लिखेंगे, और फिर क्या कहा है वह 1/4 हो जाता है मतलब बराबर की इसका तन जब हर में कितना जोड़ा जाता है भाई 8 जोड़ दिया जाता है। जोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं है, ठीक है, जोड़ देंगे। अब गुना कीजिए, 4 में 1 से तो 4x बराबर क्या होगा y प्लस 8। अब क्या होगा यहाँ पर 4x प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर 8, ये समीकरण क्या हो गया भाई 2 हो गया। अब इसी को क्या करना है हमें हल कर लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या 3x माइनस 3y बराबर इतना, समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर क्या है 4x माइनस y बराबर में 8, ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर घटाने पर लिखते हैं क्या घटाने पर, तो घटाइए माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इससे ये कट जाएगा। अब बताइए प्लस इसके पीछे नहीं कुछ नहीं है तो प्लस है ना, तो 3y में से -4x, 3x में से -4x घटेगा -x बचेगा, और यहाँ 3 में से -8 तो -5, मतलब x बराबर क्या हो गया भाई 5 हो गया, x बराबर 5 निकल गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि y का मान निकालना है, तो किसी भी समीकरण में मान रख लेंगे, जैसे समीकरण 1 में रख लेते हैं मान x का, तो अपने y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे क्या समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब क्या होगा 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 × 5 = 15 माइनस वाई बराबर 3, तो क्या होगा माइनस वाई बराबर 3, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस वाई बराबर क्या होगा -12, इसलिए वाई बराबर क्या हो गया भाई 12, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, इसलिए
x बराबर 5 होगा और y बराबर क्या होगा 12 होगा। यही फाइनली हमारा क्या रह गया, ये आंसर हो गया किसका, तो प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरे नंबर प्रश्न का। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। धैर्य बना करके आप वीडियो को पूरा पूरा वॉच जरूर करें। तो आइए देखते हैं, कह रहा है क्या, यश ने एक टेस्ट मैच में 40 अंक अर्जित किया। अब समझ लीजिए, एक टेस्ट था, एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है, 40 अंक वो प्राप्त करता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। आप समझिए, प्रत्येक सही पर कितना मिलता है, 3 अंक मिल जाता है, मिलते हैं, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती होती है। ठीक है, यहां तक हमें शर्त 1 है। ठीक है, फिर कहा यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश को 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न वो प्राप्त किए। तो आप समझ जाइए, यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं हल। ठीक है ना, आप समझिए, यहां पहले लिखना पड़ेगा, माना कि शुद्ध, ठीक है ना, शुद्ध का मतलब क्या, सही, सही अंक का कितना कितना मिलता है, यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक में। ठीक है, ये हमें यहां पर लिख सकते हैं क्या, शर्त कंडीशन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो माना कि शुद्ध सही अंक का कितना, तो यहां पर हम मान लेते हैं x, और ठीक है, यहां शर्त 1 नहीं रह रही है। इसके बाद अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब क्या, गलत, गलत अंक को कितना मिलता है, तो y मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना, हमें यहां पर शर्त ऑफ कंडीशन 1 से चलना है। ठीक है, देखिए शर्त कंडीशन 1 से, देखिए शर्त कंडीशन 1 में क्या कहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जिसे प्रत्येक सही का कितना अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है। अब पर अशुद्ध का कितना मिलता है, 1 अंक मिलता है। तो आप देखिए शुद्ध क्या है, 3 है, तो 3 का 3 को प्रश्न है, एक प्रश्न है जो 3 अंक मिला, तो क्या होगा 3x अब प्लस इसमें 1y बराबर अर्जित क्या 40 अंक। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसमें यही है ना, हुआ 3 अंक हमको मिलता है। अब प्रश्न क्या गो, तो एक प्रश्न इसमें सही सॉल्व किया, इसका मतलब अशुद्ध एगो प्रश्न इसमें सही किया, वो सॉल्व किया। तो इसलिए यहाँ पर 3x + 1y बराबर 40 अंक अर्जित हुआ। इसके बाद शर्त ऑफ कंडीशन क्या है, हमें 2 है। इसमें क्या कहा कि सही उत्तर का क्या गो प्रश्न मिलता है, क्या गो अंक मिलता है, सही का 4 मिलता है, अशुद्ध का 2 मिलता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, 4x + 2y बराबर में 50, जो समीकरण 2 हो गया। अब इसका अथी है कि भाई किसी एक को हमें अब इसको सॉल्व करना है, कोनो विधि से सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन किसी विधि से। ठीक है, विलोपने से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण, पहले x को ही अगर हम काटना चाहते हैं तो x के पीछे 3 है तो समीकरण 2 में गुना कर देंगे, समीकरण 2 में देखेंगे x के पीछे 4 है तो समीकरण 1 में गुना कर लेंगे, और यहाँ पर इसे हम हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे हम, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, समीकरण 1 × 4 और 2 × 3 से क्या गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 4 × 12x + 4y बराबर में 160। इसके बाद क्या होगा, 12x + 3 दूना 6y अब बराबर में क्या 150। अब क्या होगा, यहाँ पर घटा देते हैं, प्लस रहेगा माइनस, प्लस रहेगा माइनस, प्लस रहेगा माइनस, ये कट जाएगा। +4y में से -6y घटेगा तो -2y। ठीक है, और 160 में से 150 घटेगा तो बच जाएगा क्या 10। तो इसलिए y बराबर लिखेंगे 10 बट्टा में -2, तो 2 पंचे 10, y बराबर क्या हो गया -5, y बराबर क्या हो गया -5। अब क्या निकालना है, समीकरण 1 का मान निकालना थी, x का मान निकालना है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ 12x + 4y बराबर में 160। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 12x + 4 गुने ये -5 बराबर 160, 12x बराबर क्या -20 बराबर 160। तो 12x बराबर क्या होगा 160, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें,
12x बराबर क्या 180 जोड़ेंगे तो x बराबर क्या होगा 180 बटे में 12, तो 12 कम 12, 12 पंचे 60, मतलब 15 मतलब में कट जाएगा। अब समझिए, इसलिए यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 15 और y बराबर क्या -5। अब समझिए यहाँ पर कि शुद्ध अंक किसको माने थे, x को, अशुद्ध क्या माने थे y को। मतलब सही प्रश्न वो कितना सॉल्व किया 15 को, और गलत मतलब अशुद्ध प्रश्न क्या को प्रश्न बनाया 5 को बनाया। तो इसलिए फाइनली दोस्तों इसका क्या रहा, प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा नंबर प्रश्न को ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन रहा। अब हम चलेंगे क्या, प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं और 4 को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। 4 का चौथा नंबर प्रश्न को भी देख ही लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें आप समझिए क्या कहा कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है। अब समझिए यहाँ पर 2 स्थान है, क्या है, एगो A है और एगो B है, जो 100 किलोमीटर है। अब समझिए यहाँ पर क्या है 100 किलोमीटर है को दूरी पर स्थित है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार A से भी इसी दिशा में चलना प्रारंभ किया और B भी इसी दिशा में चलना प्रारंभ किया। यदि ये कार भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, भिन्न भिन्न चालों से, मान लीजिए आप समझिए कि यहाँ पर एगो C है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलता है, वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। मान लीजिए समझिए 5 घंटे पश्चात यहाँ पर मिलता होगा, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं करना है विशेष, ठीक है। आप यहाँ पर समझिए, आप सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, माना कि A की चाल क्या होगा x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यहाँ हल। तो B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इतना हो गया। अब समझिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, प्रश्न से देखिए, A भी x चाल से चलना शुरू किया, B भी x चाल से चलना शुरू करता है, जो कि कितना दूरी पर है, तो 100 किलोमीटर दूरी वो तय करता है। तब समझिए x और y को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर से पढ़िए, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। मतलब A भी चलता है, तो समझ आइए कि मान लीजिए एगो C बिंदु यहाँ पर, तो A भी यहाँ पर 5 घंटा बाद मिलता है और B भी यहाँ पर 5 घंटा बाद मिलता है। अगर आप दोनों को जब घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि B कितना दूरी तय कर पाया और A कितना दूरी तय कर पाया, ठीक है ना। 5 घंटा में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, किलो प्रति मीटर घंटा में इसको चेंज करेंगे। तो क्या यहाँ पर लिख देंगे हम 5x - 5y बराबर में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 100। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। हमें यहाँ पर यही लिखना है। अब जो है इस प्रश्न को बार बार जब बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से ये सभी में भाग लग जाएगा, तो यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं। x - y बराबर क्या होगा 100, 5 से कट जाएगा क्या 20 मरतब में, x - y बराबर क्या हो गया 20। ये समीकरण क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और समीकरण 1 को यहाँ पर लिखेंगे x + y बराबर क्या हो गया 100। समीकरण क्या हो गया 1। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर हल कर लेना है, तो लिखते हैं घटाने पर, इसको घटाइए भाई। तो देखिए यहाँ पर घटाने नहीं, यहाँ पर जोड़ने पर डायरेक्ट लिख देते हैं, जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि देखिए x के यहाँ भी प्लस में है, x प्लस में है, तो जोड़ेंगे 2x हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, जब इसको जोड़ेंगे कट जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया 120 बटा में 2 कितना हो गया 60, x बराबर 60। अब y का मान निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो 1 में रख लेते हैं, तो क्या होगा x + y बराबर क्या 100, तो x का मान 60 + y बराबर में 100, y बराबर क्या होगा 100 - 60, y बराबर क्या हो गया 40। अब समझिए x बराबर हमें क्या निकल गया 60 और y बराबर क्या निकल गया 40। तो देखिए A की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो समझिए A की चाल क्या रहा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी को ये चलाया, और B की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चलाया।
और दोनों को जोड़ लेंगे तो यही ना हो गया 100 किलोमीटर पर के हिसाब से ये दूरी क्या। तो इस प्रकार से आंसर जो है ना यही 60 और 40 आपका फाइनली आंसर रहा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, प्रश्न क्रमांक 4 का 4 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व किए। एक प्रश्न बच गया, प्रश्न क्रमांक 4 का 5वां नंबर, जो कि अगले वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।